ये भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर है। पहला टॉपिक है भारत में संवैधानिक नैतिकता के बारे में। परिचय। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है संविधान के स्वरूपों के प्रति परम श्रद्धा रखना, यानी न केवल संविधान के शब्दों का पालन करना बल्कि उसकी अंतर्निहित भावना का भी सम्मान करना। उत्पत्ति। यह अवधारणा ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोड द्वारा प्रस्तुत की गई थी। B.R. अम्बेडकर का मत। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक नैतिकता कोई प्राकृतिक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है। न्यायपालिका की भूमिकाएं। न्यायपालिका ने इसका उपयोग सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए किया है। निजता का अधिकार। केस पुट्टास्वामी मामला 2017 में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। लैंगिक समानता। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य सबरीमाला 2018 में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक समानता और स्वतंत्रता को भेदभावपूर्ण धार्मिक रीति रिवाजों से ऊपर रखा। विवाहेतर संबंध। अदालतई जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ 2018 में विवाहेतर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, जिससे विवाह के भीतर महिलाओं की स्वायत्तता की पुष्टि हुई। दूसरा टॉपिक है भारत में न्यायालय की अवमानना के बारे में। कानूनी आधार। अवमानना को न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत परिभाषित किया गया है, जो चेन सान्याल समिति 1963 की सिफारिशों पर आधारित है। श्रेणियां। सिविल अवमाननाएं। किसी न्यायालय के आदेश या निर्णय की जानबूझकर अवज्ञा करना। आपराधिक अवमानना। ऐसे कार्य जो किसी न्यायालय के अधिकार को कलंकित करते हैं या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं। संवैधानिक आधार। संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में नामित किया गया है, जिनके पास अवमानना के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति है। दंड। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक का साधारण कारावास या 2,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सत्य की ढाल। अधिनियम की धारा 13 जनहित में सत्य पर आधारित आलोचना की रक्षा करती है। तीसरा टॉपिक है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के बारे में। उच्चतम न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि वे कार्यकारी शाखा को अत्यधिक नियंत्रण देते हैं और न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। रद्द किए गए प्रावधान। नियुक्ति के लिए न्यूनतम 50 वर्ष की आयु, इसे मनमाना मानते हुए रद्द कर दिया गया। 4 वर्ष का कार्यकाल, इसे अमान्य किया गया और न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यकाल बहाल किया गया। प्रतिरिक्ति 2 नाम का पैनल। उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि चयन समिति केवल एक नाम की सिफारिश करे। भविष्य का कदम। न्यायालय ने अधिकरणों की स्वायत्तता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का निर्देश दिया। चौथा टॉपिक है पूर्वव्यापी पर्यावरण मंजूरी पर उच्चतम न्यायालय का फैसला रद्द करना के बारे में। मुद्दा। उच्चतम न्यायालय ने पूर्वव्यापी एक्सपोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी एक्स पर रोक लगाने वाले अपने 2025 के वनशक्ति फैसले को 2-1 के बहुमत से रद्द कर दिया। रद्द करने का कारण। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वनशक्ति फैसला पर इंक्यूरियम पिछली अदालती मिसालों की अनदेखी था। न्यायालय ने तर्क दिया कि पूर्वव्यापी मंजूरी को पूरी तरह से रोकना सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकता है। निष्कर्ष। पूर्वव्यापी मंजूरी केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही दी जानी चाहिए, वह भी सख्त मौद्रिक दंड मॉनिटरी पेनल्टीज के साथ, जिससे सार्वजनिक निवेश खतरे में न पड़े। पांचवा टॉपिक है मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से अलग के बारे में। केंद्र सरकार का मत। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि मतदान का अधिकार वैधानिक अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है, जबकि मतदान की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत केवल तभी मौजूद होती है जब वास्तविक चुनाव होता है। न तो विवाद निर्विरोध चुनाव की स्थिति में न तो इनमें से कोई नहीं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) के तहत यदि उम्मीदवारों की संख्या सीटों के बराबर है तो कोई मतदान नहीं होता और उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं। न्यायिक व्याख्या। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। छठा टॉपिक है मुस्लिम महिलाओं के अधिकार। शाह बानो मामला 1985 के बारे में। पृष्ठभूमि। शाह बानो बेगम ने तलाक के बाद दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगा।
उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1985। उच्चतम न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 125 को धर्मनिरपेक्ष कानून मानते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू न किए जाने पर दुख व्यक्त किया। विधायी प्रतिक्रिया 1986। सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया, जिसने पति की जिम्मेदारी को इद्दत अवधि लगभग 3 महीने तक सीमित कर दिया। नवीनतम कानूनी स्थिति मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य 2024 मामले में उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1986 का अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 को अधिरोपित नहीं करता। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दोनों कानूनों के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। 7वां टॉपिक है भारत में कानूनी सहायता के बारे में। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, जब कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू हुआ। संवैधानिक आधार। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 न्याय सुनिश्चित करना से शक्ति प्राप्त करता है और अनुच्छेद 14 व 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को पूरक बनाता है। संस्थागत ढांचा। अधिनियम 3 स्तरीय संरचना स्थापित करता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण सालसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण डीएलएसए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में। लोक अदालतें। अधिनियम लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है, जो विवादों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित निपटान में मदद करती हैं। 8वां टॉपिक है पॉक्सो अधिनियम 2012 में लैंगिक तटस्थता के बारे में। अधिनियम की प्रकृति। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बाल यौन अपराध संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 लैंगिक तटस्थ अधिनियम है। यह सभी बच्चों की सुरक्षा करता है, भले ही अपराधी कोई भी लिंग का हो। कानूनी व्याख्या। अधिनियम की धारा 3 भेदी यौन हमला में पुरुषवाचक सर्वनामों का उपयोग होने के बावजूद सामान्य खंड अधिनियम 1897 की धारा 13(1) यह सुनिश्चित करती है कि पुरुष शब्द में स्त्री भी शामिल है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा निर्दिष्ट न करे। वर्तमान प्रसंग। उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले की जांच कर रहा है जहां एक महिला पर नाबालिग लड़के के खिलाफ भेदी यौन हमले का आरोप है, जिससे अधिनियम की व्याख्या पर बहस शुरू हो गई है। 9वां टॉपिक है भारत में सरोगेसी कानून की सीमाएं के बारे में। विवादास्पद प्रावधान। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 की धारा 4 अवमंत्री सीआईआई उन जोड़ों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से रोकती है जिनके पास पहले से ही जैविक दत्तक या सरोगेसी से एक बच्चा है, सिवाय गंभीर बीमारी के मामलों में। चुनौती का आधार। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रतिबंध उनकी प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सरकार का पक्ष। सरकार का तर्क है कि सरोगेसी एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है और यह प्रतिबंध सरोगेट माताओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अधिनियम की प्रकृति। अधिनियम केवल परोपकारी औल्तुस्तिक सरोगेसी की अनुमति देता है और वाणिज्यिक सरोगेसी को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। 10वां टॉपिक है अधिकरणों का पुनर्गठन। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के बारे में। अधिकरणों के मुद्दे। भारत की अधिकरण प्रणाली में न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा। कार्यकारी प्रभुत्व। क्योंकि सरकार सबसे बड़ी वादी है, उच्च लंबित मामले और अल्प कार्यकाल जैसी समस्याएं हैं। संवैधानिक प्रावधान। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में भाग XIBA अनुच्छेद 323A और 323B जोड़ा, जिससे अधिकरणों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग NTC। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को NTC की स्थापना का निर्देश दिया, जो अधिकरणों की नियुक्ति और प्रशासन में स्वायत्तता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करेगा। 11वां टॉपिक है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS के लिए व्यक्तिगत पात्रता सर्वेक्षण के बारे में। सर्वेक्षण का उद्देश्य जनजातीय कार्य मंत्रालय 10 लाख PVTG परिवारों के लिए पहला व्यक्तिगत पात्रता सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि 39 सरकारी योजनाओं की पहुंच का आकलन किया जा सके। PVTG ये अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण है जो सीमित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण अधिक कमजोर हैं। परिणाम। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद प्रत्येक PVTG सदस्य को एक सार्वभौमिक पात्रता कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उनकी पात्रता का विवरण होगा। PM जामन पहल। यह पहल PVTG को मुख्यधारा की सेवाओं से जोड़ने और उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है।
12वां टॉपिक है भारत में किशोर न्याय प्रणाली में कमियां के बारे में। अधिनियम किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 एक बाल केंद्रित न्याय प्रणाली बनाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आईजीआई ने प्रणाली में महत्वपूर्ण कमियां उजागर की हैं। उच्च लंबित मामले किशोर न्याय बोर्ड जीबीएस के समक्ष 55% से अधिक मामले लंबित थे अक्टूबर 2030 तक। संरचनात्मक अंतराल 24% बोर्ड पूर्ण रूप से गठित नहीं थे, जिससे गणपूर्ति और समय पर सुनवाई प्रभावित हुई। सुधार 2021 संशोधन गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति अदालतों से हटाकर जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दी गई। सुधार की आवश्यकता मामलों को ट्रैक करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय डेटा ग्रिड बनाना और संस्थागत देखभाल संस्थानों सीसिस में पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। 13वां टॉपिक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पीएम बहिम के बारे में। उद्देश्य अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। यह मिशन भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में अंतराल को दूर करने और भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयारी बढ़ाने पर केंद्रित है। दृष्टिकोण यह वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का अंतर्संबंध पर जोर देता है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज SDG 3 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है। प्रमुख घटक आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ग्रामीण और शहरी इकाइयों में उन्नत करना। एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं इफ्ज जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित करना। क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक CCBS तृतीयक देखभाल इकाइयां बनाना। 14वां टॉपिक है भारत में आंतरिक दल लोकतंत्र के बारे में। समस्याएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर वंशवादी राजनीति और राजनीतिक परिवारों के भीतर सत्ता का संकेंद्रण आम हो गया है, जिससे आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कानूनी ढांचा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 इस सभी राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने का आदेश देती है। हालांकि आंतरिक लोकतंत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। आवश्यकता आंतरिक लोकतंत्र वंशवादी राजनीति को नियंत्रित करने, योग्यता को बढ़ावा देने और पार्टी को सदस्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 15वां टॉपिक है आतंकवाद का मुकाबला और भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। हालिया घटना दिल्ली के लाल किले के पास कार विस्फोट के बाद गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आतंकवाद रोधी सिद्धांत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अधिक मुखर सुरक्षा रुख अपनाया है, जो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। निर्णायक प्रतिशोध डिसाइसिव रिटेलिएशन किसी भी हमले के बाद दृढ़ता से जवाब देना। परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहिष्णुता। भारत परमाणु धमकियों से भयभीत हुए बिना आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई करेगा। आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई भेद नहीं, दोनों को समान लक्ष्य माना जाएगा। डोभाल सिद्धांत यह सैन्य, खुफिया और पुलिस राजनयिक संस्थाओं के एकीकृत समन्वय पर जोर देता है। 16वां टॉपिक है राज्यों के लिए राजकोषीय शक्ति की बहाली के बारे में। चुनौती GST क्षतिपूर्ति उपकर के उन्मूलन और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभारों जो विभाजित पूल से बाहर हैं के कारण राज्यों का राजस्व कम हुआ है, जिससे राजकोषीय केंद्रीकरण की चिंताएं बढ़ गई हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 270 के तहत उपकर और अधिभार विभाजित पूल से बाहर रहते हैं, जिससे राज्यों को मिलने वाला प्रभावी राजस्व कम हो जाता है। अनुच्छेद 269 ए अंतर्राज्य GST राजस्व के बंटवारे को नियंत्रित करता है। सुधार के उपाय व्यक्तिगत आयकर आधार को 50-50 में साझा करना, राज्यों को केंद्रीय करों पर अधिभार लगाने की अनुमति देना और पेट्रोलियम, रियल एस्टेट और शराब को GST के दायरे में लाना। 17वां टॉपिक है प्रादेशिक सेना बटालियनों में महिला सैनिक के बारे में। ऐतिहासिक निर्णय प्रादेशिक सेना TE महानिदेशालय ने पहली बार टीए होम एंड हार्थ H इन्फैंट्री बटालियनों में महिला सैनिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक सेना टीए यह नियमित भारतीय सेना को सहायता देने वाला एक अंशकालिक स्वैच्छिक सैन्य बल है, जो नागरिक सैनिक की अवधारणा पर आधारित है। पृष्ठभूमि महिलाओं को बबीता पुनिया मामले 2020 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उन सभी शाखाओं में स्थायी कमीशन अनिवार्य कर दिया गया, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC मौजूद है। अग्निवीर योजना 2022 इस योजना ने भी सैनिक स्तर पर महिलाओं के लिए अवसर खोले हैं। 18वां टॉपिक है कर्मचारी भविष्य निधि PF नए निकासी नियम 2025 के बारे में।
उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने ग्राहकों के लिए जीवन यापन में सुगमता बढ़ाने के लिए पीएफ निकासी के नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। सरलीकृत नियम 13 जटिल निकासी प्रावधानों को 3 श्रेणियों में मिला दिया गया है। आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, विवाह, आवास और विशेष परिस्थितियां। नियोक्ता का योगदान। सदस्य अब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान से निकासी कर सकते हैं। समय से पहले निकासी। बेरोजगारी की स्थिति में 12 महीने बाद पूरी 100% निकासी की अनुमति है, पहले 2 महीने थी। 19वां टॉपिक है नगर निकायों का राजकोषीय सशक्तिकरण के बारे में। राजकोषीय असंतुलन। भारत के नगरपालिकाएं देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 2/3 योगदान देती हैं, फिर भी राष्ट्रीय कर राजस्व के 1% से भी कम को नियंत्रित करती हैं। जीएसटी का प्रभाव। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने से चुंगी और प्रवेश कर जैसे प्रमुख स्थानीय कर समाप्त हो गए, जिससे नगर निकायों को लगभग 19% राजस्व का नुकसान हुआ। सुधार के उपाय। नगर निगम बॉन्ड। नगर निगम बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन देना। संपत्ति कर सुधार। संपत्ति कर सुधारों के लिए जीआईएस मैपिंग और नियमित पुनर्मूल्यांकन का उपयोग करना। अंतरणों का उपचार। अनुदान और साझा किए गए करों को आय के वैध और स्थिर स्रोतों के रूप में मानना। 20वां टॉपिक है भारतीय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में। नीतिगत दृष्टि। एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है। यह शीर्ष 100 वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर संचालित करने की अनुमति देता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नियम 2023 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों एहाज को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति देते हैं। पात्रता। पात्र संस्थानों को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 500 के भीतर रैंक करना अनिवार्य है। प्रभाव। इससे ब्रेन ड्रेन पर अंकुश लगेगा, भारतीय संस्थानों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उच्च गुणवत्ता वाली अंतर्राष्ट्रीय डिग्री भारत में अधिक सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। 21वां टॉपिक है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना के बारे में। उद्देश्य। यह केंद्र प्रायोजित योजना 2010 में शुरू है, जिसका उद्देश्य किसानों को फास्फेटिक और पोटाश पियांद की उर्वरक सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना और संतुलित पोषक तत्व अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषता। यह प्रति किलोग्राम पोषक तत्व NPK पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान करता है। अपवर्जन। यूरिया को एनबीएस के तहत कवर नहीं किया जाता है। चुनौतियां। यूरिया को बाहर रखने और उसका मूल्य कम होने के कारण उर्वरकों का संतुलित उपयोग होता है। नाइट्रोजन का अत्यधिक उपयोग। उर्वरक सब्सिडी भारत की दूसरी सबसे बड़ी सब्सिडी है, जिससे राजकोषीय बोझ बढ़ता है। 22वां टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2025 के बारे में। उद्देश्य। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इन नियमों का उद्देश्य अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को कड़ा करना है। वरिष्ठ स्तर का प्राधिकरण। सामग्री हटाने के निर्देश केवल संयुक्त सचिव रैंक या समकक्ष के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तर्कसंगत और विशिष्ट सूचना। टिकराउन आदेशों में कानूनी आधार, उल्लंघन की प्रकृति और सामग्री का सटीक लिंक/पहचानकर्ता स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। मासिक समीक्षा। सभी टेकडाउन निर्देशों की सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा की जाएगी। 23वां टॉपिक है जनरेटिव एआई के युग में डेटा गोपनीयता के बारे में। चिंताएं। जनरेटिव एआई एआई के तेजी से अपनाने से डेटा गोपनीयता, अनुमान जोखिम, इन्फेरेंस रिस्क और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि विदेशी एआई उपकरण गोपनीय डेटा का अनुमान लगा सकते हैं। सरकार के उपाय। विदेशी एआई पर प्रतिबंध। मंत्रालयों को आधिकारिक उपकरणों पर विदेशी एआई उपकरणों का उपयोग करने से बचने का निर्देश दिया गया। स्वदेशी एआई विकास। सरकार इंडिया एआई मिशन 10,372 करोड़ के तहत 12 स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने पर भारी निवेश कर रही है। सुरक्षा ढांचा। एआई प्रॉम्प्ट सैनिटाइजेशन गेटवे जैसी प्रणालियों के माध्यम से आधिकारिक एआई प्रॉम्प्ट को सुरक्षित किया जाएगा। 24वां टॉपिक है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी नियम 2025 के बारे में। परिचालन। डीपीडीपी नियम 2025 को अधिसूचित किया गया है, जिससे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का पूर्ण परिचालन शुरू हो गया है। डेटा संरक्षण बोर्ड नियम एक पूरी तरह से डिजिटल डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करते हैं, जहां नागरिक ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड के फैसलों के विरुद्ध अपील, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD 7 में सुनी जाएगी।
नागरिकों के अधिकार डेटा प्रिंसिपल व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच, सुधार, अद्यतन या विलोपन का अनुरोध करने का अधिकार है। फिड्यूशियरी डेटा संसाधित करने वाली संस्था को इन अनुरोधों पर 90 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। आरटीआई संतुलना अधिनियम सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के सार को बनाए रखता है, निजता के अधिकार को सूचना के अधिकार के साथ संतुलित करता है। 25वां टॉपिक है केंद्र प्रायोजित योजनाओं सीएसएस में सुधार के बारे में। सीएसएस ये योजनाएं केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती हैं, जो राज्य और समवर्ती सूची के तहत सूचीबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं। काग पहला नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएडी ने सीएसएस की चुनौतियों से निपटने और उनके बजट, लेखांकन और भुगतान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। मुख्य चुनौतियां राज्य के बजट में सीएसएस निधियों का स्पष्ट प्रतिनिधित्व, धन का प्रत्याशित प्रवाह और एक आकार सभी के लिए का दृष्टिकोण। सुधार के उपाय सभी सीएसएस के लिए मानकीकृत बजट संरचना अपनाना, एसटीजी लिंक बजटिंग अनिवार्य करना और सभी लेनदेन को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली इफमिस के साथ एकीकृत करना। 26वां टॉपिक है गति शक्ति परिवहन योजना और अनुसंधान संगठन जीटीपीआरओ के बारे में। पुनर्गठन केंद्र सरकार पीएम गति शक्ति के मौजूदा नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप एनपीडी को भंग करके एक नया उच्चस्तरीय निकाय जीटीपीआरओ स्थापित करने की योजना बना रही है। संरचना इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन मंत्रालयों सड़क, रेलवे, नौवहन, विमानन के लिए एकीकृत 5 और 10 वर्षीय रोड मैप बनाना, परियोजना मूल्यांकन करना और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए नीतियां सुझाना है। 27वां टॉपिक है डीसीजीआई निर्देश वैश्विक मानक जीएमपी के बारे में। निर्देश भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने राज्य औषधि नियामकों को जनवरी 2026 तक संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी को लागू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य भारत के औषधि निर्माण मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक जीएमपी मानकों के अनुरूप बनाना है। शेड्यूल एम यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत वैधानिक ढांचा है जो घरेलू और निर्यात दोनों के लिए दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। 28वां टॉपिक है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन नियम 2025 के बारे में। उद्देश्य केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण प्रोटोकॉल को सरल बनाने और अंग और ऊतक प्रत्यारोपण सेवाओं तक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों को अधिसूचित किया है। मुख्य परिवर्तन छोटे केंद्रों के लिए महंगे और कठिन क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है। प्रभाव यह परिवर्तन छोटे नेत्र केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे और परिचालन बाधाओं को कम करेगा, जिससे कॉर्नियल अंधापन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से निपटने में मदद मिलेगी। 29वां टॉपिक है विशेष आर्थिक क्षेत्र ईजेड में मत्स्य पालन के नियम के बारे में। नियम भारत ने EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए नियम अधिसूचित किए हैं, जो भारत के ब्लू इकोनॉमी विजन का समर्थन करते हैं। प्राथमिकता है नियम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों की सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिबंध LED लाइट फिशिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। डिजिटल एक्सेस पास यांत्रिक और बड़े आकार के मोटरयुक्त जहाज़ों के लिए ऑनलाइन EALC पोर्टल के माध्यम से एक्सेस पास की आवश्यकता होती है। 30वां टॉपिक है पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार अधिनियम 2001 के बारे में। उद्देश्य यह अधिनियम पादप किस्मों की सुरक्षा के लिए एक सुई दनहस अद्वितीय प्रणाली स्थापित करता है। किसान अधिकार किसानों को नई किस्में पंजीकृत करने और कृषि उत्पाद को ब्रांडेड बीज के रूप में नहीं बेचने का अधिकार है। प्राधिकरण इस अधिनियम का कार्यान्वयन पादप किस्मों का संरक्षण और किसान अधिकार प्राधिकरण PPBFIA द्वारा किया जाता है। 31वां टॉपिक है प्रादेशिक सेना बटालियनों में महिला सैनिक के बारे में। ऐतिहासिक निर्णय प्रादेशिक सेना TA महानिदेशालय ने पहली बार TA होम एंड हार्थ H इन्फैंट्री बटालियनों में महिला सैनिकों को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रादेशिक सेना TA यह नियमित भारतीय सेना को सहायता देने वाला एक अंशकालिक स्वैच्छिक सैन्य बल है, जो नागरिक सैनिक की अवधारणा पर आधारित है। पृष्ठभूमि महिलाओं को बबीता पुनिया मामले 2020 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उन सभी शाखाओं में स्थायी कमीशन अनिवार्य कर दिया गया, जिनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC मौजूद है।
अग्निवीर योजना 2022। इस योजना ने भी सैनिक स्तर पर महिलाओं के लिए अवसर खोले हैं। और भी अच्छे कंटेंट के लिए इंडियन वाइजर चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।